नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास। इसमें हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग। इसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य में उत्तर और सत्य शब्द। इसके साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब कब प्रकाशित किया था? ए 1890, बी 1900, सी 1930, डी 1950। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1900। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब 1900 में प्रकाशित की थी। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया। तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। देवी के हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखे वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। इस प्रकार से ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 में किताब प्रकाशित की, जिसका मुख्य पृष्ठ इस प्रकार से बनाया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी फ्रांस। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उसकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ब्रिटेन में 1840 के दशक में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? ए लोहा इस्पात उद्योग, बी जूट उद्योग, सी स्टील उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक में एक बड़ा उद्योग बन चुका था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी थी? प्रश्न एक बार फिर, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी थी? ए एल्गिन मिल, बी हेनरी फातुलो, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी डी न्यू कॉमिन। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी थी। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर के नाम से किसे जाना जाता था? ए लंदन को, बी पेरिस,
सी ग्लासगो, डी बंबई। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लंदन। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 6, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब प्रारंभ किया गया? ए 1854 में, बी 1820 में, सी 1870 में, डी 1840 में। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1854 में बंबई में पहला कपड़ा मिल प्रारंभ किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, जेम्स वाट ने भाप के इंजन को पेटेंट किस वर्ष में कराया था? ए 1871 में, बी 1881 में, सी 1890 में, डी 1910 में। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1871 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन को पेटेंट कराया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कब 2 गुना हो गया? ए 1910 से 1922 में, बी 1870 से 1895 में, सी 1900 से 1912 में, डी 1930 से 1940 में। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा 1900 से 1912 में। इसका सही उत्तर होगा 1900 से 1912 में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, भारत में पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया? ए 1930 में, बी 1900 में, सी 1912 में, डी 1916 में। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1912। 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से किसका विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है? ए जे आर डी टाटा, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी हुकुमचंद सेठ, डी जे एन टाटा। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा द्वारकानाथ टैगोर। विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण के रास्ते चलकर ही विकास कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, भारत में पहला जूट मिल कब लगाया गया? प्रश्न एक बार फिर, भारत में पहला जूट मिल कब लगाया गया? ए 1900 में, बी 1917 में, सी 1920 में, डी 1956 में। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका इसका सही उत्तर होगा 1917 में। 1917 में कलकत्ता में देश का पहला जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना था? प्रश्न एक बार फिर। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना था? ए 43%, बी 33%, सी 22% और डी 15%। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 33%। 1811-12 में सूती माल का कुल निर्यात का हिस्सा 33% था। आगे हम देखते हैं रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर खालिस्तान जिले से आते थे। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर रत्नागिरी जिले से आते थे। प्रश्न क्रमांक 2। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर खालिस्तान ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनाया जाता। ना, दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। आइए देखते हैं खालिस्तान में क्या। हेनरी पातुलो। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पातुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। प्रश्न क्रमांक 3। जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए इंजन में सुधार किए। प्रश्न एक बार फिर। जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए इंजन में सुधार किए। जेम्स वाट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए इंजन में सुधार किए। खालिस्तान में आएगा न्यू कॉमेन। प्रश्न क्रमांक 4। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे। स्टेपलर्स। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। प्रश्न क्रमांक 5। कपास जो कॉटन खालिस्तान का पहला प्रतीक था। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। प्रश्न क्रमांक 6। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक खालिस्तान रखते थे। जॉबर जॉबर रखते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे में मदद करता था। प्रश्न क्रमांक 7। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए, उनमें खालिस्तान संदेश साफ दिखाई देता था। राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। प्रश्न क्रमांक 8। स्पेनिंग जेनी का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता था।
स्पेनिंग जेनिंग का प्रयोग ऊन की कताई के लिए किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 9, जेम्स हरग्रीव्स ने खालिस्तान स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। प्रश्न क्रमांक 10, इंग्लैंड के खालिस्तान में कॉटन मिल स्थापित किए गए। लंकाशायर में, इंग्लैंड के लंकाशायर में कॉटन मिल स्थापित किए गए। आइए आगे हम देखते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? प्रश्न एक बार फिर, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन मिल, एल्गिन मिल खोली गई थी। प्रश्न क्रमांक 2, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। जे एन टाटा ने भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जे एन टाटा ने लोहा इस्पात कारखाना जमशेदपुर में 1912 में स्थापित किया। 1928 में ग्राइव वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइव वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण, बालकृष्ण का चित्र अंकित था। प्रश्न क्रमांक 5, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? प्राच्य कहते थे। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहते थे। प्रश्न क्रमांक 6, जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में क्या लिखा होता था जिससे खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था? मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था जिससे कपड़े खरीदार को कपड़ा खरीदने में डर नहीं रहता था। प्रश्न नंबर 7, मैनचेस्टर के लेबल पर किस महाराजा का चित्र लगा हुआ था? मैनचेस्टर के लेवल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र लगा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का चित्र लगा हुआ था। ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। धुआं छोड़ती चिमनियां किस बात की पहचान बन गई थी? प्रश्न एक बार फिर, प्रश्न क्रमांक 8, धुआं छोड़ती चिमनियां किस बात की पहचान बन गई थी? धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। प्रश्न क्रमांक 9, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनिंग मशीन जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। स्पिनिंग जेनी मशीन जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे हम देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। स्पिनिंग जेनी, नंबर 2 सूती कपड़ा मिल, नंबर 3 कारोमंडल तट पर, नंबर 4 सूरत बंदरगाह, नंबर 5 भाई भोसले का मछलीपट्टनम, क गुजरात, ग जेम्स हरग्रीव्स,
रिचर्ड आर्कराइट, ड ट्रेड यूनियन ड ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। देखते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। सोचिए। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स। इसकी सही जोड़ी होगी स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट। तारोमंडल तट पर मछलीपट्टनम। बंदरगाह गुजरात। और भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। अगली जोड़ी की ओर चलते हैं। अगली जोड़ी में सूची ए में क्रिस्टोफर कोलंबस, राम नरेश सरमन। नंबर 3 पर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। नंबर 4 पर स्मिथफील्ड। नंबर 5 पर जॉन मिनार्ड किन्स। और 6 पर माउंट वॉशिंगटन होटल। सूची भी गिरमिटिया मजदूर के वंशज, अमेरिका की खोज, लंदन का पशु बाजार, अमेरिकी अन्वेषणकर्ता। और नंबर इसमें 4 देखेंगे ब्रिटेन वुड। और 6 एक अर्थशास्त्री। आइए देखते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। सूची ए क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। राम नरेश सरमन, गिरमिटिया मजदूर के वंशज। हेनरी मॉर्टन स्टैनली, अमेरिकी अन्वेषणकर्ता। स्मिथफील्ड, लंदन का पशु बाजार। जॉन मिनार्ड किन्स, एक अर्थशास्त्री। माउंट वॉशिंगटन होटल, ब्रिटेन वुड्स। इस प्रकार से ये सही जोड़ी होगी। सही जोड़ी क्रमांक 2 इस प्रकार से होगी। आगे हम देखते हैं सत्य शब्द। सत्य सत्य में प्रश्न क्रमांक 1 सत्य सत्य में सबसे पहला सत्य सत्य। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया। सत्य है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। ये भी सत्य है। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ नहीं चलती। असत्य। अमेरिका विश्व बैंक और IMS के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। उसने एक बार फिर अमेरिका विश्व बैंक और IMS के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। सत्य। सत्य सत्य में हम आगे चलते हैं। रियंडर वेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। सत्य। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था। असत्य। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत अधिक कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात किया जाने लगा। असत्य। प्रश्न क्रमांक 8 सत्य सत्य में प्रश्न क्रमांक 8 प्राचीन काल में ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए रखे थे। सत्य। अब आगे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। सबसे पहले प्रश्न हम देखते हैं सिल्क मार्क से क्या पता चलता है। प्रश्न सिल्क मार्क से क्या पता चलता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सिल्क मार्क से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। अगला प्रश्न कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ क्या है। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी।
जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। आगे चलते हैं। हायर परचेस क्या व्यवस्था थी? हायर परचेस एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। वीटो क्या है? निषेध अधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार रखती थी। निषेध अधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार रखती थी। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? औद्योगिक मजदूरों से आशय कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिक मजदूरों से आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। प्रश्न, भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था? गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए, भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कारोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। जमशेदजी जीजी भोये कौन थे? जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय में जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े थे। कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए जाते थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता पर फैसला ले सकें। समाप्त। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हमारे जो पुराने वीडियो हैं वो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। धन्यवाद।